कल जो क्वेश्चन कराया था उसका एक शॉर्ट मेथड देख लो। ठीक है, देखो पहले। अरे यार चार्ज देखना है कहाँ कौन सो है। चलो देखो समझो बेटा, शांत हो जाओ। इन क्वेश्चंस को देखो और शॉर्ट तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हो। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का रियल इस्तेमाल किस तरीके से करना उसका जरा समझो। देखो पहले तो देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, चार चार्ज दिए हुए तुमको, एक प्लस क्यू इधर पे, एक इधर और एक इधर, और यहाँ पे कौन सा चार्ज है, माइनस क्यू। तो कल वाला क्वेश्चन तो आसानी से सॉल्व हो गया क्योंकि इसने और इसने आपस में एक दूसरे को क्या किया कैंसिल, है ना। मान लो कि चार्जेस का कॉन्फ़िगरेशन तुमको कोई भी दिया हुआ है और फिर तुमको पूछा जाए कि कितना फोर्स होगा वो निकालो। तो यहाँ कितना चार्ज रखा हुआ है, स्मॉल क्यू। तो कल तुमने कैसे निकाला था, इसके वजह से इधर पे फोर्स लगा था, इसके वजह से रिपल्सन का इधर फोर्स था, इसके वजह से रिपल्सन का फोर्स इधर था, और इसके वजह से भी कैसा फोर्स था, अट्रैक्शन का, लेकिन सेम डायरेक्शन में था। ठीक है, डिस्टेंसेस तुमको पता है। ठीक है, मान लो कि सिचुएशन ऐसी हो कि ये वाली डिस्टेंसेस तुमको पता है, ये डिस्टेंसेस नहीं पता। रोम्बस का केस है जैसे मान लो, है ना, तो रोम्बस में तो ये डिस्टेंसेस बराबर नहीं होती है ना। तो रोम्बस का केस है, या फिर मान लो कि कोई भी तुमको शेप दिया हुआ है, सिमेट्रिकल शेप है, मान लो वैसे टाइप का कोई शेप दिया हुआ है और तुमको कुछ डिस्टेंसेस पता है कुछ नहीं पता है, तो उस केस में कैसे निकालोगे, है ना। तो देखो यहाँ पे क्या यूज करेंगे अपन लोग, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का मतलब क्या था, हाँ, कोई भी दो चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स तीसरे चार्ज से अनअफेक्टेड होता है ना। तो जैसे अगर ये प्लस क्यू की वजह से स्मॉल क्यू पे जो फोर्स निकालोगे वो क्या इन तीनों चार्ज पे डिपेंड करेगा क्या, नहीं। क्या इसके वजह से जो यहाँ पे फोर्स लगेगा वो बाकी तीन पे डिपेंड करेगा क्या, नहीं। लेकिन अगर एफ नेट पूछा जाएगा तो कितना आएगा, एफ नेट आएगा एफ ड्यू टू ए प्लस एफ ड्यू टू बी, सी और डी सभी का वेक्टर सम। ये होता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, है ना। अब यहाँ पे देखो समझो, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को यूज करने का एक दूसरा तरीका, क्योंकि अपन को ये पता है कि दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स तीसरे चार्ज से अनअफेक्टेड है, तो क्या अपन लोग यहाँ पे इन चार्ज कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कराएंगे तब भी आंसर सेम आएगा क्या, बताओ। इस जगह पे नेट चार्ज कितना है, ए वाले पॉइंट पे प्लस क्यू। क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है, प्लस टू क्यू माइनस क्यू, बताओ। क्या तब भी यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज होगा क्या, बताओ। ए वाले पॉइंट पे कितना चार्ज था, प्लस क्यू चार्ज था। तो क्या ऐसे मान सकते हो कि इस जगह पे दो चार्ज पार्टिकल हैं, एक पे चार्ज है प्लस टू क्यू और एक क्यू पर चार्ज है माइनस क्यू, ऐड कराओगे फिर भी सेम रहेगा क्या, है ना। तो क्या सेम चीज इधर पे ऐसे कुछ जुगाड़ कर सकते हो, जैसे यहाँ पे चार्ज है प्लस क्यू, क्या यहाँ पे ऐसा मान सकते हो कि यहाँ पे चार्ज है माइनस टू क्यू और प्लस क्यू, बताओ। ये चीज समझ में आई क्या, अभी भी यहाँ पे चार्ज कितना है, माइनस क्यू। क्या अभी भी इस चार्ज के ऊपर लगने वाला फोर्स सेम आएगा क्या, सेम आएगा ना, है ना। अब यहाँ पे जरा समझो, देखो क्या यहाँ पे इस डायग्राम में से ये मान सकते हो कि इस डायग्राम पे एक दो तीन चार और पांच चार्ज है, कितने चार्ज है यहाँ पे, पांच। तो क्या इसी को ऐसे बोल सकते हो कि यहाँ पे ए वाले पॉइंट पे है प्लस क्यू, बी वाले पॉइंट पे भी है प्लस क्यू, सी वाले पॉइंट पे भी है प्लस क्यू, और डी वाले पॉइंट पे कितना है, डी वाले पॉइंट पे दो चार्ज है, एक तो माइनस टू क्यू और दूसरा है प्लस क्यू। क्या थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि यहाँ पे माइनस टू क्यू चार्ज है, केवल कितना एज्यूम कर लो, प्लस क्यू, और इन चार के वजह से निकाल दो किसके ऊपर फोर्स, स्मॉल क्यू के ऊपर। कितना आएगा फोर्स, जीरो। कितना फोर्स आएगा, जीरो। ये चीज समझ में आ गई क्या, है ना। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल कर लिए। तो अगर चारों तरफ प्लस क्यू चार्ज होगा तो इसके ऊपर नेट फोर्स कितना होगा, जीरो। इसका मतलब है कि फोर्स ड्यू टू ए बी सी एंड प्लस क्यू कितना है, जीरो। अब बचा केवल कौन, माइनस टू क्यू। मतलब इसके ऊपर जो भी फोर्स लगाएगा वो कौन लगाएगा, माइनस टू क्यू, है ना। तो अब यहाँ पे तो एफ कितना आ गया, जीरो। अब बचा केवल कौन, माइनस टू क्यू। तो माइनस टू क्यू से ये वाला चार्ज कितने दूर है, क्या ये डिस्टेंस दूर है, बताओ, है ना। अगर ये साइड ए है तो ये आधा कितना हो जाएगा, a बाई टू, ये भी a बाई टू, ये कितना आ जाएगा, अंडर रूट a बाई टू स्क्वायर प्लस a बाई टू स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम लगा लो। तो यहाँ पे ये साइड कितनी आ जाएगी, है a बाई रूट टू। ये चीज समझे क्या, है ना। तो ऐसा बोल सकते हो कि माइनस टू क्यू से ये वाला चार्ज कितना दूर है, a बाई रूट टू डिस्टेंस दूर है। तो क्या दो चार्ज के बीच में फोर्स निकाल लेते हो क्या आसानी से, बताओ। चार की वजह से दिक्कत आ रही थी ना, क्या दो के बीच में तो फोर्स आसानी से निकाल सकते हैं ना। क्या यहाँ पे वेक्टर सम वगैरह कुछ करना पड़ेगा, नहीं।
अब तो सीधा लिखोगे फोर्स का फॉर्मूला F इज इक्वल टू कितना आएगा, F इज इक्वल टू आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ चार्ज कितना है 2q, यहाँ चार्ज कितना है q, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना है a बाई रूट 2, उसका कराओगे स्क्वायर, तो a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 मतलब ऊपर 2 का मल्टीप्लाई कितना आ गया 4kq डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a स्क्वायर। क्या यही आया था आंसर कल? मतलब कल कितनी सारी रामायण के बाद में आया था, है ना। कल अपन ने माना बोले एक फोर्स इधर काम कर रहा है, एक फोर्स इधर पे, ये कैंसिल कर गए, फिर ये दो बच्चे फिर ऐड हो गए, तो इतनी रामायण पढ़ो जाते बढ़िया सीधे तक मान लो कि इधर पे -2q और +q रखा हुआ है, तो +q सब एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, बचेगा केवल कौन -2q, तो डायरेक्टली आंसर आ जाएगा क्या, है ना। तो बस ये हो जाएगा तुम्हारा शॉर्ट मेथड, है ना। तो अल्टरनेट मेथड करके लिखते हो यहाँ पे क्या क्या इधर पे तो भी सेम होगा, लेकिन वो तो हमने एक एग्जांपल दिया कि जैसे इधर पे +q है तो उसको अपन लोग क्या लिख सकते हो +2q और क्या लिख सकते हो -q, लेकिन उसमें अंतर नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि फिर कैंसिल कौन करेगा, मतलब कैंसिल जहां से जल्दी हो जाए वो करना है। तो कैंसिल कब होगा, जब इधर पे -2q और इधर +q मान लोगे, ठीक है। अभी हम एक और कराई दे रहे क्वेश्चन, उससे कर लोगे, ठीक। नहीं आया, जो बैठे बैठे पता है, जो अपने दिमाग में खुद को क्वेश्चन बना, जैसे अगर मान लो सामने दिखाई दे रहे, बोले कि 4 + q है, देता फिर नेट फोर्स 0 कर दें, बोले काय कर दें, काय कर दें बताओ। अच्छा -2q +q करा ना, कहाँ किया, +q ही तो है, वो तो हम बता रहे थे एग्जाम्पल। अरे यार हर क्वेश्चन में जरूरी थोड़ी ना कि -2q +q ही है, बात रहा हो जाए मान लो फिर, तो इस वजह से बता रहे थे कि सब में हो सकता है। चलो एक क्वेश्चन हम दिए दे रहे हैं, इसको कर लो। हाँ अल्टरनेट मेथड से ही करना, उसको लॉन्ग वाले मेथड से नहीं करना, ठीक है। चलो ये निकालो, बीच में आपकी बार में फिर दिया हुआ है, बेटा आसान हो जाओ, ये वाला करो क्वेश्चन, देखो कितना दिमाग लगा रहा है। कितने लोगों ने डायग्राम बनाया है, कुछ एज्यूम कर गए, ठीक है। देखो समझो, चेक करो, देखो यहाँ पे -q रखा हुआ है, इधर पे रखा हुआ है -2q, ठीक है, और इधर पे रखा हुआ है -2q, रेक्टेंगल है, ठीक है, और इधर पे कितना रखा हुआ है +3q, और बीच में वही जो डायगोनल जहां कट करेगा उस जगह पे रखा हुआ है q। ये साइड कितनी दे रखी है b, और ये साइड कितनी दे रखी है a। चलो अब देखो समझो क्या एज्यूम करोगे, हमें तो करना क्या है कि इस +q के ऊपर बाकी सभी चार्जेस की वजह से फोर्स कितना हो जाए 0, कोई एक चार्ज बचे जिसकी वजह से निकाल पाओ, बताओ। क्योंकि अपन को कौन सा फॉर्मूला आसान लगता है कि दो चार्ज दिया हुआ है q1 q2, दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया है, फोर्स निकाल लोगे जल्दी से, है ना। तो अपन को केवल दो चार्ज बचाने हैं, एक तो जिसके ऊपर फोर्स निकालना है वो, और बाकी कोई भी दूसरा बच जाए, बस आए समझ में, क्या बाकी सब हट जाए। तो बाकी सब हटाना है तो क्या करो, देखो समझो, क्या ये -2q और ये -2q इधर इधर खींचेगा, नेट फोर्स 0 हो जाएगा क्या, है ना। ये -q जो होगा वो उसको इधर को खींचेगा क्या, बताओ। ये +3q कहां को भेजेगा, उधर की तरफ भेजेगा क्या, है ना। अगर तुम्हें -q का नेट फोर्स 0 करना है तो क्या इधर की तरफ में एक -q होना चाहिए, बताओ। ये दोनों का नेट फोर्स 0 कर लेंगे, बताओ बचेगा कौन -q। तो क्या यहाँ पे एक -q एक्स्ट्रा आ जाए तो -q 0 कर देगा क्या। अगर यहाँ -q लेके आना है तो यहाँ पे कितना करो, क्योंकि इस जगह पे तुम्हें फोर्स रखना कितना है +3q, ओए शांत हो जा। इस जगह पे नेट फोर्स बचना कितना चाहिए, इस जगह पे नेट फोर्स बचना चाहिए +3q। तो क्या ऐसा बोल सकते हो कि इस जगह पे दो चार्ज लेके आ जाओ, एक है +4q और एक है -q, बताओ कोई दिक्कत। यहाँ -q, यहाँ -2q, और यहाँ पे भी चार्ज कितना है -2q, और बस इधर पे अपन ने दो चार्ज मान लिए, एक है +4q और एक है -q। ये चीज समझे क्या, आया समझ में। अब जरा देखो समझो, ये -2q, ये -q, ये -2q और ये -q, क्या इस जगह पे इस चार्ज के ऊपर नेट फोर्स 0 कर देंगे क्या, बताओ। ये चीज समझे क्या, चाहे तो डायग्राम अलग करके बना लो। यहाँ पे अगर डायग्राम बनाओगे तो -q -2q, हर बार नहीं बनाना तुमको, एक बार बस समझ लो। यहाँ पे -q, अब नेट फोर्स निकालो, तो ये -q उधर पे अट्रैक्ट करेगा, ये -q उधर अट्रैक्ट करेगा, सेम फोर्स से करेगा क्या, है ना।
ये -2q इधर अट्रैक्ट करेगा, ये -2q इधर अट्रैक्ट करेगा, नेट फोर्स कितना हो गया 0। कौन बच गया केवल +4q, केवल बचा कौन +4q। तो +4q ये रखा हुआ है और स्मॉल q उधर रखा हुआ है, दोनों के बीच में डिस्टेंस निकाल लो, फोर्स आ जाएगा। बताओ इनकी वजह से F कितना हो जाएगा 0। ठीक है, बचेगा केवल कौन ये, तो यही क्या F नेट बनेगा, कितना F नेट आएगा, F नेट इज इक्वल टू आएगा 1/4πε0 कैपिटल Q स्मॉल q, है ना। कितना Q होगा 4q, है ना। डिस्टेंस कितना होगा, ये देखो यहाँ पे ये इसको हाफ में डिवाइड करेगा, ये साइड A दे रखी है तो ये साइड कितनी हो गई a/2 हो गई, है ना। ये पूरा B है तो ये साइड कितना हो गया b/2 हो गया, है ना। तो ये कितना होगा √a/2 स्क्वायर मतलब a²/4 प्लस b²/4 कितना आएगा √a² प्लस b²/2 कितना आएगा, क्या बताओ, ये चीज समझे क्या, है ना। अब निकालो फोर्स कितना आएगा, तो F इज इक्वल टू 1/4πε0। अब यहाँ पे आएगा 4q इंटू स्मॉल q डिवाइडेड बाई डिस्टेंस स्क्वायर, कितना डिस्टेंस है √a² प्लस b² का रूट, तो रूट का स्क्वायर करोगे वही बचेगा a² प्लस b² डिवाइडेड बाई 4, यही होगा ना, 2 का स्क्वायर मतलब 4, ऊपर मल्टीप्लाई होगा कितना आएगा 16, ये आएगा, ये आया समझ में क्या, ठीक है। ये आ गया फोर्स। वैसे निकालने जाते हो तो फिर +3 की वजह से निकालते हैं, माइनस की वजह से निकालते हैं, फिर कैंसिल करा बैठते फिर घंटन, समझ रहे जा बढ़िया, ऐसे निकालो, करो जल्दी नोट। हमने सबको -2 मार दिया। किसी का आंसर आया सेम, ठीक है, 3-4 लोगों को। अब पाल हो रहे कि ऐसे झूठी फेंक दे, आ गया तो तुमने कहा हाथ उठा दो, तुम्हें समझ में आ गई तो हाथ उठा दो, समझ में तो आ चलो सही है जी, का है जहाँ कुछ पूछिए कर दिए हम कहाँ से मान ले, सही है। अरे तो बता क्या है, देखो चाहे हाइपोटेनस निकाल के फार्मूला वैल्यू डाल दो, डायग्राम बनाओ ना, कॉपी में कलेक्ट किया होगा। तुम्हारे तरीका से हमें क्या करना है, जा तरीका से आंसर आओ, ठीक है, आंसर जल्दी आना चाहिए, तुम्हारे तरीके से जल्दी आओ, बढ़िया, बस सुकून में रहो। देखो ऐसा नहीं है कि तुम केवल इसी मेथड से ही सॉल्व कर सकते हैं, समझ रहे, तुम उस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो कन्वेंशनल तरीके से, तो बोतल एग्जाम पे डिपेंड करता है कि तुम्हें कौन सा हिट कर गया, समझेगा। ये वाला मेथड तुम्हारे दिमाग में सॉल्व हो सकता है, बताओ, और वो वाला मेथड जो होगा वो कॉपी पे सॉल्व हो पाएगा, क्योंकि उसमें फिर तुम्हें वेक्टर तो बनाने ही पड़ेंगे ना, बिना वेक्टर बनाए थोड़ी ना कैंसिल कर पाओगे, और ये तुम दिमाग में ही कर लोगे, 1-2 बार जब प्रैक्टिस करोगे तो घर पे अपने आप ये कैंसिल करा दोगे, 2 बचेंगे, सीधे आंसर निकाल दो, तो एमसीक्यू वगैरह में तो ये हेल्प कर देगा ना, बताओ। तो इस वजह से हमने ये तुमको बता दिया कि अगर एमसीक्यू वगैरह में जल्दी हिट कर जाए तो ये आंसर आ जाएगा घर से। हाँ बोलो, पेपर में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगा रहे हैं ना। डायरेक्शन बेटा डायग्राम में आ गई ना, बताओ, यहाँ पे डायग्राम से नहीं आ जाएगा, ये +q है और ये भी प्लस का है तो ये तो रोका ही करेगा ना, तो ये हो गया फोर्स की डायरेक्शन। जो कितनी देर लग रही है घर पे बनाने में, डायग्राम में तुम अगर बता दोगे डायरेक्शन तो भी चलेगा, इधर मैग्नीट्यूड निकाला, डायग्राम में डायरेक्शन बता दिया, आंसर हो गया पूरा, समझ रहे, क्योंकि पूछेंगे तो वेक्टर फॉर्म है ना कि डायरेक्शन भी बताओ मैग्नीट्यूड भी बताओ। एमसीक्यू में हो सकता है केवल मैग्नीट्यूड पूछ लें तो बाकी लाने हो गया, ठीक है, कर लिया सभी ने नोट, ठीक है। अब जो क्वेश्चन बच रहे हैं वो सब संडे अंडे को कराएंगे तुम्हारे, तब तक और क्वेश्चन इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह के भी इकट्ठे हो जाएंगे, ठीक है। अभी हेडिंग डाल दो, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, कल वो मिल गई ना जल की इंटरव्यू, समझ रहे, देखो कठिन है रहा है, समझ रहे, इंटर है और इंटर की प्रोजेक्ट है तो कठिन तो होगी, बताओ। तुम सरल सरल की उम्मीद में हो तो सरल सरल पढ़ के बढ़िया आराम से एकदम बिल्कुल वो गद्दन पे लेट के जाओ एकदम सुकून से, तो पेपर में कच्चा खा जाओ, समझ रहे, या काटन पे लेट के तैसे चलो तो पेपर में बढ़िया कर ले, दोनों में से चॉइस। वीडियो तुम्हारे बजा दी जानी है, चलो ठीक है, देखो लेकिन जो है देखो समझो कठिन है, अभी कठिनाई ऐसा नहीं है कि कम होने वाले, तो कठिन तो हमारे प्रोजेक्ट तो कठिन और चली जाए, समझ रहे, तो बाबू मतलब जो थोड़ी ना कि तुम बीच में छोड़ के बैठ जाओ, चलो देखो समझो। इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा शांत हो जाए, अब देखो समझो, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है,
ठीक है, वैसे लगभग हमारे दूसरे टॉपिक को इंपॉर्टेंट कहते हैं, तुम्हारे कह रहे लिख देना है। तो देखो इंपॉर्टेंट इस वजह से हम बोलते हैं क्योंकि आगे कहीं ना कहीं लिंक होगा। इतना बड़ा सिलेबस है तो उसमें हर कोई एक दूसरा टॉपिक ऐसा होगा जो आगे तक लिंक करेगा, तो हम उन्हीं टॉपिक को इंपॉर्टेंट बोलते हैं जो आगे तुमको रिपीट होते हुए दिखाई देंगे। तो ये टॉपिक तुमको भर भर के रिपीट होता हुआ दिखाई देगा। तुम्हें एक बार को कूलम्ब्स लॉ ना आए चल जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड समझ में आ गई तो कूलम्ब्स लॉ भी उसी में निपट जाएगा, समझ रहे क्या? तो इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हें आना चाहिए। और दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे नहीं आना चाहिए कि तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आता है, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला केवल आता है तो उससे कोई मतलब नहीं, समझ रहे? क्योंकि जब तक तुम्हें यह नहीं पता होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जैसा कुछ होता है वास्तव में तुम्हारे आसपास, जैसे तुम्हारे आसपास हवा है नहीं? तो हवा तो तुम्हें छोटे से हवा तक पता चल गई कि हवा है, मतलब महसूस होना स्टार्ट हो गया धीमे धीमे, है नहीं? भले दिखाई ना दे, क्या ठीक है, इग्नोर देखो, समझो। तो जैसे अपने आसपास हवा है तो वो तुमको महसूस होती है, तुमको किसी ना किसी तरीके से पता चलता है ना? वैसे अगर मान लो तुम्हारे आसपास पानी है, जैसे मान लो मछलियां वगैरह पानी में रहती, तो उन्हें पानी के बारे में कैसे ना कैसे अंदाजा तो हो जाए, है नहीं? तो वैसे जब तक तुमको ये समझ में ना आ जाए कि ऐसे जैसे पानी तुम्हारे आसपास है, जैसे तुम्हारे आसपास एयर है, वैसे तुम्हारे आसपास एक और चीज होती है जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड, तब तक नहीं मान लेना कि तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, समझ रहे? क्योंकि जैसे पानी अपने आसपास भरा पड़ा है, जैसे अपने आसपास एयर भरी पड़ी है, वैसे अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड भी भरी पड़ी है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसी क्वांटिटी है जो वास्तव में एग्जिस्ट करती है, जब तक ये तुम्हारे दिमाग को यकीन ना हो जाए तब तक तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड आई नहीं है, तब तक तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड का केवल फॉर्मूला आया है, समझ रहे? क्योंकि फॉर्मूला तो बड़ा आसान है। देखो समझो, सबसे पहले समझो कि फील्ड का मतलब क्या है। फिजिक्स में फील्ड वर्ड कई बार आएगा। सबसे पहले तो तुमको समझना पड़ेगा कि फील्ड का मतलब क्या होता है। वैसे तो मैदान होता है नहीं? तो ऐसे कोई मैदान की बात नहीं हो रही है। फील्ड का मतलब क्या होता है? फील्ड का मतलब है कि अपने आसपास का एक ऐसा रीजन, स्पेस का एक ऐसा रीजन जिसमें कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हर एक पॉइंट पे अच्छे से डिफाइन हो। अपने स्पेस का वो रीजन, आसपास का वो रीजन जिसपे हर एक पॉइंट पे कोई फिजिकल क्वांटिटी कंप्लीटली डिफाइंड है। ये मतलब इधर पे ये क्वांटिटी इतनी है। जैसे मान लो कि इस रूम में अगर मान लो अपन लोग थर्मोमीटर लेकर दौड़ स्टार्ट कर दें, तो हर जगह पे क्या आएगी? थर्मोमीटर पे टेम्परेचर की रीडिंग आएगी, है ना? और मान लो कि वो रीडिंग को क्या करें अपन लोग लिखना स्टार्ट कर दें। मान लो इसी दीवार के ऊपर लिख रहे हो, है ना? तो दीवार के ऊपर तुमने क्या करा? हर एक पॉइंट के ऊपर टेम्परेचर निकालना स्टार्ट करा। तो कहीं पे 28 डिग्री सेल्सियस है, कहीं पे हो गया 27, है ना? टेम्परेचर कम ज्यादा होगा। छत के साइड में टेम्परेचर कैसा होगा? ज्यादा। नीचे आते आते टेम्परेचर कैसा होगा? कम। तो मान लो कि नीचे आते आते इधर पे 25 डिग्री सेल्सियस ऐसे कुछ टेम्परेचर हो गया, है ना? यहाँ पे मान लो कि बीच में 25 डिग्री 26 डिग्री कुछ टेम्परेचर है। हर एक पॉइंट पे देखो टेम्परेचर कैसा होगा? अलग अलग होगा, है ना? तो तुम्हें मान लो इस दीवार पे टेम्परेचर का रीडिंग मिल गया हर एक पॉइंट का। तुमने स्पेस के हर एक पॉइंट पे क्या निकाल दिया? टेम्परेचर की रीडिंग निकाल दी। तो अपन क्या बोलेंगे कि ये जो है ये टेम्परेचर फील्ड है। ये क्या है? टेम्परेचर फील्ड, समझे क्या? क्योंकि यहाँ पे तुमने क्या किया? स्पेस पे हर एक पॉइंट पे टेम्परेचर की एग्जैक्ट वैल्यू को सिग्निफाई कर दिया, समझे क्या? तो वो क्या कहलाएगा? टेम्परेचर फील्ड, ठीक है? इसका सबसे सिंपल एग्जांपल जो तुम डेली लाइफ से मतलब समझ सकते हो वो ये है कि जैसे मान लो क्लास में कोई परफ्यूम लगा के चल के आ जाए, है नहीं? जैसे मैग्नेटिक फील्ड में एग्जांपल शायद हमने 10th में जी वाला दिया था, अगर याद हो किसी को तो, है नहीं? मान लो पे चौहान का एकदम 9 परफ्यूम लेके आए और इन्हें बढ़िया आराम से परफ्यूम तिंचा पूरे में और चले आए क्लास में। अब कहे कि मान लो 9 परफ्यूम लेने 500-600 को, तो जी क्लास में किनारे ना बैठ के बीच में बैठ गए, है नहीं? कहे कि इन्हें बताना है नहीं? तो मान लो कि अर्पित चौहान जो है परफ्यूम लगा के बैठे क्लास के बीच में, तो क्या इनके परफ्यूम की खुशबू पूरे में जाएगी? बताओ, है ना? लेकिन क्या हर एक पॉइंट पे परफ्यूम की खुशबू की इंटेंसिटी सेम होगी क्या? नहीं। संस्कार दूर बैठेंगे तो उनको खुशबू कम आएगी। अर्पित चौहान के जस्ट बगल में प्रथम राज चौहान बैठेंगे तो जो इन्हें खुशबू ज्यादा है नहीं? तो जितने आसपास का रीजन होगा उस पे हर एक पॉइंट पे कैसे हो सकते हो कि परफ्यूम की खुशबू की जो इंटेंसिटी है वो अलग अलग होगी क्या, है ना? लेकिन अगर मान लो तुम उस इंटेंसिटी को मेजर कर सको कोई तरीका, वैसे तो तुम नहीं मेजर कर सकते। बताओ, जैसे अगर मान लो कि तुमसे हम बोले कि तुम्हें 2 चीजें खाने को देंगे हमने, दोनों मीठी हैं, एक ज्यादा मीठी है कि एक कम मीठी है, क्या मेजर करके बता सकते हैं कौन ज्यादा कौन कम? ज्यादा कम बता सकते हो, लेकिन कितना ज्यादा कितना कम नहीं। लेकिन मान लो कि किसी वजह से तुम परफ्यूम की खुशबू जो है उसकी इंटेंसिटी को मेजर करके बता पा रहे हो, ठीक है? परफ्यूम की खुशबू की भी इंटेंसिटी भी तो नहीं बता सकते ना कि 2 है तो 4 है नहीं? तो वैसे लेकिन मान लो कि तुम्हारे पास में कोई डिवाइस है जिसकी वजह से तुमने क्या कर लिया? मेजर कर लिया।
और हर एक बेंच पे हर एक पॉइंट पे तुमने बता दिया कि इधर पे खुशबू की इतनी वैल्यू है, इधर पे इतनी वैल्यू है, तो वो क्या कहलाएगी फिर? परफ्यूम फील्ड। क्या कहलाएगी? परफ्यूम फील्ड। मतलब किसी जगह पे स्पेस पे हर एक पॉइंट पे अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी वेल डिफाइंड है तो वो स्पेस का रीजन क्या कहलाता है? फील्ड। समझ रहे हो क्या? लेकिन क्या वो फील्ड बिना किसी सोर्स के पॉसिबल है? नहीं। जैसे जो परफ्यूम लगा के आया है, अगर मान लो वो नहीं आए तो क्या परफ्यूम की खुशबू आ सकती है क्या? नहीं। इसका मतलब है कि एक सोर्स जरूरी है। समझे क्या? क्या टेम्परेचर के लिए भी सोर्स जरूरी है? मतलब दीवार पे तो इधर पे टेम्परेचर अलग अलग निकाला, लेकिन अगर दिख तो कुछ नहीं रहा, बोले कि इसकी वजह से टेम्परेचर कम ज्यादा हुआ। सन सोर्स है क्या? बताओ, सूरज से गर्मी आ रही है ना, बताओ, तो जो सूरज से गर्मी आ रही है क्या वो टेम्परेचर को वेरी कर रहा है ना? क्या दीवारें टेम्परेचर को वेरी करा रही है? सीमेंट वेरी करा रही है क्या? है ना? मटेरियल वेरी कराएगा, एयर का टेम्परेचर कम ज्यादा होगा उससे डिपेंड करेगा, बोर्ड पे डिपेंड करेगा। तो सोर्सेस तो इधर मल्टीपल है ना? तो यहाँ पे क्या जरूरी है कि तुम जब कोई फील्ड निकालो, मतलब किसी फिजिकल क्वांटिटी को स्पेस में डिफाइन करो, तो क्या होना जरूरी है? सोर्स। तो वैसे सोच के जरा देखो कि एक चार्ज रखा हुआ है प्लस क्यू, ठीक है, स्पेस में कहीं पे भी रखा हुआ है ये प्लस क्यू चार्ज, इसके पास में कोई दूसरा चार्ज आता है, क्या ये दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स लगाएगा क्या? लगाएगा ना? बताओ, ये प्लस क्यू इस स्मॉल क्यू के ऊपर क्या फोर्स लगाएगा क्या? है ना? कौन सा फोर्स लगेगा? कूलम्बिक फोर्स 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर पर रखा गया है ना? क्या हर एक पॉइंट पे फोर्स सेम होगा क्या? नहीं, डिस्टेंस के साथ में, वेक्टर के साथ में ये चेंज होगा, है ना? इसका मतलब क्या है कि इसके ऊपर लगने वाला फोर्स डिपेंड करेगा कि ये चार्ज कहाँ पे रखा हुआ है। इधर रखोगे तो अलग फोर्स, इधर रखोगे तो अलग फोर्स, इधर रखोगे तो अलग फोर्स। क्या परफ्यूम जैसा हो रहा है क्या? बताओ, अलग अलग बैठ के खुशबू सूंघोगे तो अलग अलग जगह पे अलग अलग खुशबू की इंटेंसिटी आएगी क्या? है ना? तो वैसे ये स्मॉल क्यू अलग अलग जगह पे रखा होगा तो क्या फोर्स की इंटेंसिटी अलग अलग होगी क्या? बताओ। तो इसका मतलब क्या ऐसा बोल सकते हो कि इस प्लस क्यू के वजह से इसके आसपास में कोई फील्ड बनी है, बताओ, लेकिन वो क्या परफ्यूम की फील्ड नहीं है, किसी चीज की तो फील्ड है ना। लेकिन बताओ, अगर ये इन्फ्लुएंस महसूस कर रहा है इसके पास में, तो इसका मतलब क्या है कि इसने अपने आसपास कोई फील्ड क्रिएट कर रखी है। उस फील्ड को नाम दिया हुआ है इलेक्ट्रिक फोर्स फील्ड। फोर्स लग रहा है ना, इस वजह से क्या नाम रखा है उसका? इलेक्ट्रिक फोर्स फील्ड। अब उसको इतने जल्दी में इतने इलेक्ट्रिक फोर्स ना बोल के अपन डायरेक्टली क्या बोलने लगे? इलेक्ट्रिक फील्ड। आया समझ में क्या? ठीक है। अच्छा, खुद से सोच के देखो, तुम चैप्टर में काफी आगे आ गए, कूलॉम्स लॉ वगैरह तुमने सब पढ़ दिया है ना? मान लो कि तुम्हारे सामने जब बोतल है और हम तुमसे बोले कि जब बोतल को उछालो हवा में, तो फोर्स लगाना पड़ेगा, है ना? लेकिन मान लो कि हम तुमसे बोले कि तुम्हारा हाथ मूव ना हो, इस वाले हाथ से इसके ऊपर उछालो और ये हाथ इस पर टच ना हो, है? किस हाथ से उछालना है बताओ? हो सकता है क्या? तो मैग्नेट में नहीं उछाल दो, हम कह रहे हैं हाथ से उछाल दो। नहीं, पॉसिबल नहीं है। हाथ से उछाल दो, बताओ। हाथ ऐसा करो बोले हवा में उड़ जाएगा, बोले नहीं होगा क्या? क्यों नहीं हुआ? कांटेक्ट नहीं हुआ। तुम खुद से सोच के देखो, कोई भी बॉडी के ऊपर तुमसे बोलेंगे कि फोर्स लगाओ, क्या उसको कांटेक्ट करना जरूरी है क्या? टच करना जरूरी है क्या? है ना? इसका मतलब क्या है कि ज्यादातर तुम अपने आसपास जो फोर्सेस देखते हो, क्या उनके लिए कांटेक्ट फोर्स होना जरूरी है ना? तुमसे अगर कोई ऐसे बोल दे कि देखो हम जो वो मार्कर है, ये मार्कर को ऐसे बेंड कर दे, वो मूवी में नहीं, तो वो कौन सी मूवी में? तो वो स्टार वॉर्स में, या फिर वो नहीं है तो वो चाइना वाली एक थी है नहीं, वहां में वो ऐसे करके चम्मच को बेंड करा दे आंटी, है नहीं? हाँ, तो वहां में अगर मान लो तुमसे ऐसे बोले कि ऐसे करके इसको बेंड करा दो, तो ये बेंड होगा क्या? नहीं होगा। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसको टच नहीं किया। वो तो बात अलग है कि टच करना तो वो बेंड नहीं हुआ, लेकिन मान लो कि अगर इसको टच करे बिना अगर बेंड कराने की कोशिश करोगे तो नहीं होगा। लेकिन ये प्लस क्यू चार्ज जो है वो इसके ऊपर जो फोर्स लगाएगा, क्या ये इसको टच कर रहा है? कर रहा है। कहाँ कर रहा है? प्लस क्यू की वजह से इस स्मॉल क्यू के ऊपर फोर्स लग रहा है, क्या इसको कांटेक्ट करने की जरूरत पड़ी क्या? नहीं। ये दूर रहते भी तो इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है ना। बताओ, तो तुम कुछ सोच के देखो कि तुम मान लो कि इस प्लस क्यू चार्ज की जगह पे हो और तुमसे बोले कि इसके ऊपर फोर्स लगाओ, तो तुम क्या अपने दिमाग के हिसाब से लगा सकते हो क्या? जैसे तुमसे हमने बोला कि मार्कर के ऊपर फोर्स लगाओ, लेकिन दूर से लगा दो, क्या हाथ से इसके ऊपर फोर्स लगा पा रहे हो दूर से? नहीं। तो तुम कुछ सोच के देखो कि तुम इसकी जगह पे हो और तुमसे बोले कि इस स्मॉल क्यू के ऊपर फोर्स लगाओ जो स्पेस में दूर कहीं है, लगा पा रहे फोर्स? नहीं लगा पा रहे। सोच के देखो, तुम हो प्लस क्यू चार्ज, हम क्या बोल रहे हैं, और तुमसे बोलेंगे क्या धक्का मार के बाहर फेंक दो, लेकिन जो तुमसे बहुत दूर है, कर पाओगे क्या? जैसे मार्कर के ऊपर कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे ना।
इसका मतलब है कि तुम्हें अगर इधर में डाल दो, तुमसे बोले कि जाके ऊपर फोर्स लगा दो, तो नहीं लगा पा रहे, क्योंकि तुम्हारा दिमाग कॉम्प्रीहेंड नहीं कर सकता इस चीज को कि बिना किसी चीज को टच करे उस पर फोर्स कैसे लगा दे। समझ रहे, तुम्हारे दिमाग में उतनी क्षमता भी नहीं है, तो बस उसको डेवलप करना है कि बिना किसी दूसरी बॉडी को टच किए हुए भी उसके ऊपर फोर्स लगाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि जरूरी नहीं कि टच करने का मतलब है कि तुम उसको फिजिकली टच करो। समझ रहे क्या? जो तुम अपनी आंखों से देखते हो उसको बोलते हैं, मान लो कि हमने इसको टच कर लिया, तो जरूरी नहीं कि इसको टच करने के लिए हमें अपने हाथों को आगे बढ़ाना पड़े। मान लो कि हम अपने हाथ से कोई ऐसी फील्ड निकालें जो है वास्तव में एग्जिस्ट करती है, मान लो कि हम ऐसी कोई फील्ड निकालें जो इसको जाके टच करे और धक्का मार दे, तब तो लग जाएगा ना फोर्स। तो वैसे मान लो कि ये प्लस क्यू चार्ज जो है ये अपने आसपास दूसरे चार्जेस को टच करने के लिए एक अपने आसपास फील्ड बना के रखता है। क्या बना के रखता है? फील्ड, जो कि क्या करता है कि उस फील्ड में आने वाले सभी चार्जेस के ऊपर फोर्स लगाता है। समझ रहे क्या? तो बोलेंगे क्या कि इस प्लस क्यू चार्ज के पास में एक इलेक्ट्रिक फील्ड है स्पेस में, और उस फील्ड में अगर कोई दूसरा चार्ज आता है तो वो उसके ऊपर क्या लगाएगा? फोर्स लगाएगा, बिना टच किए। समझ रहे? तो यहां इसके आसपास में एक ऐसा रीजन होगा जिस रीजन में अगर ये प्लस क्यू चार्ज आएगा तो उसके ऊपर क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। तो मैं नहीं पता कि वो कैसा दिखता है, अभी अपन ने उसको डिफाइन नहीं करा, लेकिन केवल अंदाजा है कि इस प्लस क्यू के पास में एक फील्ड तो है, बताओ, और उस फील्ड में अगर ये स्मॉल क्यू चार्ज आएगा तो उसके ऊपर क्या लगेगा? फोर्स। तो हर जगह पर सेम होगा क्या? नहीं, अलग अलग होगा, है ना। तो अपन को क्या करना पड़ेगा? डिफाइन करना पड़ेगा कि अगर ये प्लस क्यू उधर रखा होगा तो कितना फोर्स लगेगा, इधर रखा होगा तो कितना लगेगा, इधर रखा होगा तो कितना लगेगा। अब जरा हमको एक चीज बताओ, अगर मान लो प्लस क्यू की जगह पे क्यू डैश चार्ज लेके आ जाओ, एक दूसरा चार्ज है, क्या अभी भी फोर्स सेम होगा क्या? नहीं। इसका मतलब क्या है कि लगने वाला फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है? डिस्टेंस पे और चार्ज के मैग्नीट्यूड पे भी तो डिपेंड कर रहा है ना। बताओ, अगर ये प्लस क्यू का मैग्नीट्यूड जो है वो ज्यादा है तो इसके ऊपर लगने वाला फोर्स कम होगा। तो इतनी सारी रामायण को पाला है। बताओ कि इधर अगर मान लो क्यू आ रहा है तो कितना लग रहा है, इधर क्यू डैश आ रहा है तो कितना लगेगा। मान लो माइनस क्यू लेके आ जाए तो फोर्स बदल जाएगा, है ना। ज्यादा से बढ़िया है कि क्या करो, एक यूनिट चार्ज पे फोर्स निकाल दो। किस पे फोर्स निकाल दो? एक यूनिट पे, तब तो सही है ना। बताओ, जैसे मान लो कि हमें जब कोई पूछेगा बोले 10 सेब कितने के आ रहे हैं, 5 सेब कितने के आ रहे हैं, 8 कितने के आ रहे हैं, यहाँ से बढ़िया एक सेब का रेट बता दो, तो फिर तुम्हें जितने के चाहिए उतने को मल्टीप्लाई मार दो, है नहीं। तो क्या करो, यहाँ पे फोर्स तो अपन निकालेंगे लेकिन कितने के ऊपर? एक यूनिट चार्ज के ऊपर। तो बस उधर से अपन लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन बना दी। बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब तो ये है ना कि इसके आसपास में वो रीजन जहां पे ये क्या करे, फोर्स लगा दे दूसरे चार्ज के ऊपर। तो उसको अपन ने कैसे डिफाइन करा कि कितना फोर्स लगा दे एक यूनिट चार्ज के ऊपर, उसी को अपन लोग क्या नाम देंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड। आया समझ में? क्या एक यूनिट चार्ज के ऊपर, तो स्पेस में वो रीजन जहां पे कोई दूसरा चार्ज है तो उसके ऊपर फोर्स लगे तो उसको अपन लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड। वो किसी ना किसी वजह से होगा, जैसे यहाँ पे किसकी वजह से? प्लस क्यू की वजह से। क्या ऐसा हो सकता है कि अपन लोग एक जगह पे एक प्लेट रखें, उस प्लेट के ऊपर पूरे में पॉजिटिव चार्ज है, बहुत सारा है, तो क्या इसके वजह से भी दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स लगेगा क्या? बताओ। लेकिन इधर पे प्लस क्यू चार्ज नहीं है, इधर पे कोई चार्ज कन्फिग्रेशन है। इधर पे क्या है? चार्ज कन्फिग्रेशन, मतलब पूरी बॉडी के ऊपर चार्ज फैला हुआ है, तब भी क्या इसके ऊपर फोर्स लगेगा क्या? है ना। अब यहाँ पे सोर्स कौन होगा? ये मान लो कि तुम्हें एक, मान लो एक स्क्वायर दे दें कंडक्टर का, और इस पे पूरे पे चार्ज लेके आ जाए पॉजिटिव चार्ज, और बगल में कोई दूसरा चार्ज रख दें, क्या अब इसके ऊपर फोर्स लगाएगा क्या? लगाएगा। तो अब फील्ड किसकी होगी? इस स्फीयर की, है ना। इधर फील्ड किसकी वजह से होगी? ये प्लेट की वजह से। इधर फील्ड किसकी वजह से होगी? पॉइंट चार्ज की वजह से। आया समझ में? क्या तो फील्ड का सोर्स कोई भी चार्ज बॉडी हो सकती है, लेकिन फील्ड निकालने का तरीका क्या होगा? फोर्स ऑन यूनिट चार्ज। बताओ, अगर Q चार्ज के ऊपर फोर्स F लग रहा है तो एक यूनिट के ऊपर कितना लगेगा? F अपॉन Q। इसी को नाम दे दिया इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी को नाम क्या दे दिया? इलेक्ट्रिक फील्ड। डेफिनेशन सिंपल है, समझ रहे। लेकिन बस अंतर यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन बनाई किसने है? इंसान ने। लेकिन क्या इलेक्ट्रिक फील्ड को इंसानों की डेफिनेशन की जरूरत है क्या? नहीं। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी चीज है जो है नहीं लेकिन अपन ने मनगढ़ंत बना दी क्या? नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड है, समझ रहे। उसको बताने का तरीका अपन ने बना रखा है F अपॉन Q। आया समझ में? क्या जिनने इसको डेवलप करा था अगर वो दूसरे तरीके से बता दे तब क्या वो मान लेते? बताओ, जैसे टेम्परेचर का अगर अपन लोगों ने रीडिंग बनाई तो यहाँ पे 27 डिग्री सेल्सियस है, क्या केल्विन से पूछते हो तो 27 बताते या 300 बताते? 300। तो उनके बताने का तरीका बदल गया क्या? है ना। लेकिन इस जगह पे जो खड़ा होगा उसको गर्मी तो इतनी महसूस होगी, क्या वो बदलेगी क्या? नहीं। तो तरीका बदल सकता है लेकिन चीज नहीं बदलेगी।
तो फोर्स से वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताने का मेथड अपना ये है ना। लेकिन कोई दूसरे से पूछोगे अगर वो दूसरा मेथड बता देगा, क्या फील्ड बदलेगी? क्या नहीं, फील्ड फिर भी है। तो फील्ड इज अ रियल फिजिकल एंटिटी। जैसे अपने आसपास में पानी है, हवा है, वैसे अपने आसपास में इलेक्ट्रिक फील्ड भी है। समझ रहे? बस उसको बताने का तरीका अलग है। वो बताने का तरीका क्या है? F अपॉन क्यू। आया समझ में? क्या अब डेफिनेशन लिखो। इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन लिखनी है। इट इज अ रीजन इन स्पेस, it is a region in space where influence, it is a region in space where influence of a charge can be experienced, चार्ज की इन्फ्लुएंस एक्सपीरियंस करने का मतलब क्या है? तुम्हारे पास में कोई दूसरा चार्ज है, कैसे पता चलेगा कि वहां चार्ज है? जब वो तुम्हारे ऊपर फोर्स लगा दे, है ना। तो यहाँ पे इनडायरेक्टली मतलब है कि इलेक्ट्रिक फोर्स जहां जहां लगेगा वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, है ना। और करके कोई डेफिनेशन लिख लो। इलेक्ट्रिक फोर्स आप देखो सिंबल क्या है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का? इलेक्ट्रिक फील्ड का सिंबल होता है कैपिटल E। और टाइप ऑफ क्वांटिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होती है। जैसे फोर्स वेक्टर क्वांटिटी, वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। चार्ज कैसी क्वांटिटी होती है? स्केलर, है ना। चार्ज स्केलर है। इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स कैसा है? वेक्टर क्वांटिटी। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कितना? तो क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके लिखोगे E वेक्टर इज इक्वल टू। अब अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पोजीशन पे डिफाइन करोगे ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ फंक्शन ऑफ R। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ फंक्शन ऑफ R। जैसे F x लिख दें अगर मान लो, तो इसका मतलब क्या होता है? जो फंक्शन है वो किसका कौन वेरिएबल है उसमें? x, है ना। तो वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में कौन वेरिएबल होगा? R। ये जो होगा ये कितना होगा? ये होगा फोर्स पर यूनिट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू F बाई Q। ठीक है, यह है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। यहां से यूनिट बनाओ जरा, क्या होगी? न्यूटन पर कूलम। ये यूनिट हो गई। सिंपल है, बताओ। फॉर्मूला सब सिंपल है ना, बढ़िया। ठीक है, बस उसकी फील्ड रखे रही हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड वास्तव में होता है कुछ। ठीक है, हो गया टाइम? है पागल हुए ना? हाँ ठीक है, इतना नोट कर लो पहले। हो गया? ठीक है, यूनिट वगैरह बनाई ली, कल इलेक्ट्रिक फील्ड टू पॉजिटिव चार्ज कल स्टार्ट करा।